हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 10 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 10 सितंबर। हर साल 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो आप कहेंगे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे मनाया जाता है आज के दिन। यानी आजकल आपको पता है बहुत से केसेस आपको मिलते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, पता नहीं कौन से अवसाद से वो गुजर रहा था। तो चिंताएं बड़ी हावी हो रही हैं मनुष्य के जीवन में। और एक कारण आप ये भी कह सकते हैं रील्स का जमाना है। हम जब भी सोशल मीडिया प्रयोग करते हैं तो रील्स बड़ी देखते हैं। 30-30 सेकंड की रील्स होती हैं। वो हर 30 सेकंड के बाद हमारा जो भाव है वो परिवर्तित हो जाता है। तो एक स्थायीपन हमारे मस्तिष्क में नहीं है। हर 30 सेकंड बाद हमें एक आदत सी लग जाती है कि हमें कुछ नया हो, नया मिले। तो इस वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हम लंबे समय तक कोई भी जो वीडियो है या फिर कोई लेक्चर है, कोई क्लास है, वो देख नहीं पाते क्योंकि हमारी जो हैबिट है वो बिगड़ती चली जा रही है। ऊपर से हमारा जो खान पान है वो भी अच्छा नहीं है। तो कोई भी घटना घटित होती है उसके एक कारण नहीं है, उसके अनेकों कारण होते हैं। ठीक है, समाज भी प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं राजनीति प्रभावित करती है, खान पान प्रभावित करता है, हमारे देखने और सुनने बोलने का ढंग भी जो है वो प्रभावित करता है कि किस प्रकार से हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो आपको पता है आत्महत्या के मामले बड़े आपको देखने को मिलते हैं। लगभग अगर हम बात करें कुछ ही सालों पहले की, हमारे गांव में 10 से 12 लोगों ने एक साल के अंदर अंदर सुसाइड किया था। तो ये बहुत बड़ा विषय है आत्महत्या करना। तो इसके लिए जो माता पिता हैं उनको भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों के साथ बातचीत करते रहना चाहिए, उनसे पूछते रहना चाहिए कि कोई परेशानी तो नहीं है जो आप हमें बता नहीं रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रयास करते चले जाएंगे तभी कुछ अच्छा हम कर पाएंगे। जब हम बात करें इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी तो आप कहेंगे 2003 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और आत्महत्या के बढ़ते हुए मामलों को रोकना, यही तो उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। ठीक है ना। तो लोगों के जीवन में क्या है, एक जागरूकता आनी चाहिए। जब आपसे पूछा जाए कि ये दिवस मनाने के लिए कौन आगे आता है तो आईएएसपी का नाम आपने सुना होगा। आईएएसपी का मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंटेशन। तो उन्हीं के द्वारा ये जो दिवस है वो मनाया जाता है विश्व भर में। और WHO की एक रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। यानी कि अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो एक साल में करीबन 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं।
ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बचा लिया जाता है, वो बच जाते हैं। तो इस प्रकार आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो थोड़ा सा अपने पर काम कीजिए, अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए काम कीजिए, है ना। और ये जो रील्स वगैरह हैं, इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। अच्छा खान पान, अच्छी संगति में रहें, तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा, आप कह सकते हैं, परिणाम देखने को मिलेगा। तो चलो जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नाम इनका है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप का आज जन्मदिन है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं, ये भारतीय सिनेमा में एक डायरेक्टर की भूमिका निभाते हैं। डायरेक्टर के साथ साथ ये एक अच्छे नेता भी हैं। पहले मुझे लगता था कि ये एक बेवकूफ़ टाइप के एक्टर हैं, लेकिन इनकी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक मूवी देखी थी। आपने शायद वो नाम सुना भी होगा, महाराजा नाम की मूवी है। दक्षिण भारत के एक अभिनेता हैं विजय सेतुपति, उनके द्वारा अभिनय किया गया है। उसमें साथी हैं, मतलब अभिनय करने वाले यही हैं वो, अनुराग कश्यप। बहुत ही बेहतरीन किरदार इस मूवी में निभाया गया है दोनों के द्वारा। यानी कि जितने भी इसमें कास्ट टीम है, सभी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। और ये मूवी आप देखना एक बार, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। चलिए जी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनुराग कश्यप के बारे में। अनुराग कश्यप का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1972 में, जो कि भारतीय सिनेमा में एक निर्देशन की भूमिका निभाते हैं, निर्माता भी हैं। चलिए, अब आप ये बताइएगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। और आपको ये भी पता है कि 2013 में फ्रांस की सरकार ने इनको उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। क्या है उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम? ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स। तो ये इनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फ्रांस का। तो उस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। और ये गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो आज इनका जन्मदिन है। इनकी ये जो मूवी है वो आप देखना एक बार, बहुत बेहतरीन मूवी है, अभी हाल ही में आई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। नाम इनका क्या है? चित्रा मुदगिल। चित्रा मुदगिल जो हैं, उनका क्या है? आज जन्मदिन है। कई बार आपको इनके जन्मदिन को लेकर थोड़ा सा टकराव मिलेगा। कई जगह पर इनके जन्मदिन के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म 10 दिसंबर को आता है, लेकिन जब आप न्यूज़ एजेंसी के बारे में देखेंगे, जैसे अमर उजाला, आज तक और कुछ और प्लेटफॉर्म जैसे हैं, भारत कोश, तो इस प्रकार वहां पर जो आपको मिलेगा वो 10 सितंबर ही मिलेगा। तो 10 सितंबर 1943 के दिन इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। और ये चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और ये हमारे भारत की एक बेहतरीन साहित्यकार हैं। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब चलो, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की सुप्रसिद्ध और सम्मानित लेखिका चित्रा मुदगल का जन्म कहाँ हुआ, तो फिर आप लिखेंगे चेन्नई, तमिलनाडु। जन्म तो इनका तमिलनाडु में हुआ, लेकिन ये जानी किस भाषा के लिए जाती हैं? हिंदी भाषा में इन्होंने अपना करियर जो है वो चुना। इनकी कुछ रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी एक रचना आती है आवा। आवा इनकी एक रचना है। एक रचना का नाम है एक जमीन अपनी, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। जीवक नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो भी नाम इनका लिख देना आप। दूर के ढोल, दूर के ढोल नामक रचना भी इनके द्वारा ही लिखित है, ठीक है ना। और एक रचना है इनकी माधवी कन्नगी, तो ये भी इनके द्वारा रचित है रचना। इनको उदय सिंह स्मृति पुरस्कार दिया गया था 2010 में। इनको व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था 2003 के आसपास में। ऐसा कहा जाता है कि जो मैंने ये लिखा है ना आवा, इनका जो
रचना है, इनकी एक रचना है, उपन्यास है इनका। लगभग 8 से ज्यादा भाषाओं में इस उपन्यास का अनुवाद हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं किस बेहतरीन तरीके से इन्होंने ये रचना लिखी होगी। चलिए जी, आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। तो ये क्वेश्चन 2 बार चलो टाइप हो गया है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु में। लेकिन हिंदी भाषा में इन्होंने अपना जो है वो नाम कमाया। हिंदी भाषा की सम्मानित लेखिका है ये चित्रा मुदगिल। यहाँ पर इनको ये पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जयंती की, जिनकी आज जयंती है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। नाम इनका क्या है? बीडी जत्ती इनका नाम है। बीडी जत्ती को हम क्यों याद कर रहे हैं? तो ये हमारे भारत के क्या रह चुके हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो थोड़ा मैं आपको पहले बता देता हूं। 10 सितंबर 1912 को इनका जन्म हुआ था बीजापुर में। बीजापुर आपको पता है सल्तनत का नाम आपने सुना होगा, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से वो एरिया कर्नाटक में पड़ता है। और इनकी मृत्यु 7 जून 2002 को हुई थी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और ये जो बेंगलुरु है, पहले इसे बेंगलोर कहते थे हम, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रपति रिक्त स्थान की मृत्यु के समय बीडी जत्ती देश के उपराष्ट्रपति थे। फिर उनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा गया। जल्दी से बताइएगा, जब ये उपराष्ट्रपति थे तब कौन राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे हुए थे? जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपने लिखा होगा ना फकरुद्दीन अली अहमद, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। फकरुद्दीन अली अहमद कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? तो आप लिखेंगे 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक ये राष्ट्रपति रहे। जब राष्ट्रपति बने हुए थे उसी समय पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और उस समय उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, और फिर बीडी जत्ती को क्या बनाया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक कार्य किया? तो 11 फरवरी 1977 से लेकर ये 25 जुलाई 1977 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे थे। क्लियर हुआ ना आपको ये पॉइंट? फिर बाद में आपको पता है नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो हमारे राष्ट्रपति बने थे निर्विरोध। तो चलो थोड़ा सा यहां पर समझने का प्रयास करेंगे राष्ट्रपतियों के बारे में। ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने, गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। कब से कब तक बने? तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक बने। जब ये राष्ट्रपति थे तो उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब इनकी मृत्यु हो गई तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए। और राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक इन्होंने कार्य किया था? तो 1962 से लेकर 1967 तक ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे, डॉक्टर सर्वपल्ली। फिर तीसरे राष्ट्रपति बने थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन के बारे में कहा जाता है कि ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने, पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आप लिख देना। जब पहले राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, यानी कि वराहगिरी वेंकट गिरी। तो उनको फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे उस समय मोहम्मद हिदायतुल्ला, फिर उनको बनाया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्लियर हुआ ना? फिर वो जो थे
वीवी गिरी बाद में राष्ट्रपति भी बने। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। और चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी। फिर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना, जो कि पांचवें हमारे, एक सेकंड रुकना जरा, जो कि हमारे पांचवें राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। जब फखरुद्दीन अली अहमद मृत्यु के प्राप्त हुए उस समय बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती को फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। पहले राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध चुना गया, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना। इसके बाद में फिर और बहुत सारे हमारे भारत में राष्ट्रपति हुए, जैसे ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और वैसे अगर महिला के रूप में देखा जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। क्लियर हुआ? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में भी बातें कवर कर लेंगे। नाम इनका क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म आज ही के दिन 1887 में हुआ था। 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो आप बता सकते हैं क्या भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? अगर आपने लिखा होगा 1887, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, और ये अल्मोड़ा कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यूपी के फर्स्ट सीएम थे ये। कब से कब तक इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो 15 अगस्त 1947 को ये उत्तर प्रदेश के सीएम बने, और 27 मई 1954 तक ये सीएम के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद में इनको केंद्र सरकार में गृह मंत्री बना दिया गया, और गृह मंत्री के रूप में 1955 से लेकर 1961 तक इन्होंने कार्य किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने कई बार जेल की यात्रा की थी। लगभग 7 साल जेल में रहे थे। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था 1920-21 में, तब भी जेल में गए। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय भी इनको जेल की यात्रा करनी पड़ी। 1932 में और 1934 में भी इनको जेल की यात्रा करनी पड़ी। ये एक राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। इनके द्वारा अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो एक रचना आती है इनकी वरमाला, एक इनकी रचना है राज मुकुट। तो ये रचनाएं किसके द्वारा लिखित है? तो गोविंद बल्लभ पंत का नाम आप लिख देना। और इनका एक विशेष योगदान ये माना जाता है कि इन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करवाने में अपना अहम योगदान दिया था। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनके नाम पर एक झील बनाई गई है, जो कि एक कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उसे हम कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल जो लेक है, ये कहां पर बनी हुई है? अगर लिखा होगा आपने सोनभद्र, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और सोनभद्र जिले में एक जगह पड़ती है पीपरी, तो पीपरी जो क्षेत्र है ना, वहीं पर बनी हुई है ये झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो फिर आप इसी झील का नाम लिख देना।
यह रिहंद नदी पर बना एक कंक्रीट बांध का जलाशय है। इस बांध को रिहंद नदी घाटी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। लगभग कहा जाता है कि 70 वर्ग मील में फैली हुई है ये। और जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है ये। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम पर रखी गई है इस झील का नाम। अब चलो इनके बारे में जान लेते हैं। ये हमारे भारत के बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट के बादशाह थे ये। कुमार श्री रणजीत, कुमार श्री रणजीत सिंह की आज क्या है, जयंती है। आपने रणजी ट्रॉफी का नाम सुना होगा ना, रणजी ट्रॉफी। वो जो रणजी ट्रॉफी होती है, वो रणजी ट्रॉफी इन्हीं के नाम पर रखा गया है, उस ट्रॉफी का नाम। तो चलो पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, फिर रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 10 सितंबर 1872 को हुआ था काठियावाड़ में। काठियावाड़ क्षेत्र आपको पता ही है, ये तो गुजरात में है ना। तो मूल रूप से ये गुजरात से बिलोंग करते थे और इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत नाम कमाया। इस वजह से इनके नाम पर एक ट्रॉफी का ही नाम रख दिया गया, रणजी ट्रॉफी। खेल होता है ना रणजी ट्रॉफी, इसमें पूरे भारतवर्ष के जो खिलाड़ी हैं वो आपस में एक टीम बना बना कर खेलते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, जामनगर में। जामनगर भी आपको पता है गुजरात में ही है। और ये राइट हैंड से खेलते थे और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था, 1896 में। और अंतिम मैच इन्होंने कब खेला था, 1902। तो ये इनका टेस्ट मैच का क्या रहा था, रिकॉर्ड रहा था। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बारे में, इनके नाम पर रखी गई ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी का पहला मैच रिक्त स्थान को चेन्नई के चेपक मैदान पर खेला गया। इस मैच में मद्रास और मैसूर की टीमें आमने सामने थी। भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना जाता है इनको, रणजीत सिंह को, है ना। भारतीय क्रिकेट का जादूगर कहा जाए तो फिर नाम लिख देना इन्हीं का, जिनके नाम पर ये रणजी ट्रॉफी नाम पड़ा। तो जल्दी बता दीजिए कब की बात है ये। अगर लिखा होगा ना आपने इसमें 4 नवंबर 1934, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पहला मैच 1934 को हुआ था रणजी ट्रॉफी का। और इसे कंडक्ट किसने करवाया था, तो ये बीसीसीआई के द्वारा करवाया गया था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ, है ना। इंग्लिश में कहें तो क्या बोलेंगे इसको, चलिए 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। और आईसीसी जो विश्व स्तर की संस्था है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसकी स्थापना 1909 में हो चुकी थी। तो विश्व स्तर पे क्रिकेट से संबंधित नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम आईसीसी करती है। भारत में कौन किस तरीके से क्रिकेट खेलेगा, क्या रणनीति रहेगी, तो वो बीसीसीआई का काम है। इसी बीसीसीआई ने श्री रणजीत सिंह के नाम पर एक ट्रॉफी शुरू की, रणजी ट्रॉफी। और फिर इसमें हर साल ये ट्रॉफी का आयोजन रखा जाता रहा है, आज भी रखा जाता है। जब ये शुरुआत की गई तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय पटियाला के महाराज थे, महाराजा भूपेंद्र सिंह, उन्होंने शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था इसका। एक सेकंड रुकना जरा, सॉरी। अब चलो यहाँ पर फोटो देख लीजिए महाराजा रणजीत सिंह की। अब चलो जी इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलो, नाम क्या है इनका, भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दयाल सन्यासी के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण अफ्रीका में हिंदी आश्रम की स्थापना करने वाले भवानी दयाल सन्यासी ने भारत आने के बाद रिक्त स्थान को अपना निवास स्थान बनाया।
क्या आएगा इसका आंसर अगर आपने लिखा होगा? अजमेर। तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही बेहतरीन। वैसे इनका जन्म भारत में नहीं हुआ, भारत के बाहर इनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1892 में इनका जन्म हुआ था जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है ना। और इनकी मृत्यु 9 मई 1959 को भारत में हुई थी। ये एक समाज सुधारक रहे और हिंदी भाषा का इन्होंने भरसक प्रचार प्रसार किया था। महात्मा गांधी से भी ये मिले थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और फिर इन्होंने अपना जीवन हिंदी के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए लगाया। हिंदी भाषा के लिए प्रचार प्रसार इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी किया था। वहां पर तो इन्होंने हिंदी आश्रम की स्थापना ही कर दी थी। आर्य प्रतिनिधि सभा के ये पहले अध्यक्ष भी बने थे। थोड़ा सा इनके बारे में आप जान लीजिएगा, ठीक है ना। आज इनकी जयंती है। अब हम इनके बारे में बातें कर लेते हैं। नाम क्या है इनका? विश्वनाथ सत्यनारायण। विश्वनाथ सत्यनारायण की आज जयंती है। हम इन्हें भी नमन करते हैं। एक सेकंड रुकना जरा, टाइपिंग मिस्टेक। इनका जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1895 को इनका जन्म हुआ। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कृष्णा जिला, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1976 को हुई थी। कहाँ पे हुई इनकी मृत्यु? गुंटूर जिला में। और ये गुंटूर आपको पता है, ये भी तो आंध्र प्रदेश का एरिया है ना। इन्होंने किस रूप में अपना नाम कमाया? तो ये हमारे भारत के एक बेहतरीन साहित्यकार हुए हैं। इनको तेलुगु भाषा का भी ज्ञान था और इनको संस्कृत भाषा का भी बेहतरीन तरीके से ज्ञान था। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो पहले आप ये बताइएगा कि तेलुगु भाषा के महान कवि और साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको अगर साहित्य का सर्वोच्च सम्मान मिला है तो किस लेवल की ये रचनाएं लिखा करते होंगे। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1971 में दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1971 की ही बात है, वो भी पद्म भूषण। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इस प्रकार आपको थोड़ी बातें ध्यान में रखनी है विश्वनाथ सत्यनारायण के बारे में, जिनकी आज जयंती है। अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन के बारे में आप पहले क्वेश्चन बता दीजिए। जनवरी 2023 में भारतीय राज्य असम के प्रसिद्ध कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले असम के तीसरे लेखक हैं ये, ठीक है ना। तो अगर आपने लिखा होगा इसमें 2021 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया। कई बार आपको 2020 पढ़ने को मिलेगा, लेकिन सही होगा 2021। 10 सितंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था असम में, ठीक है ना। और इनका जन्म इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 2023 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म तो हुआ था इनका देवगांव में और इनकी मृत्यु हुई थी गुवाहाटी में। गुवाहाटी। और ये कहाँ पर है? असम में है। असमिया साहित्य में इनको ऋषि के समान माना जाता है। असमिया भाषा के महान ये क्या रहे हैं? साहित्यकार रहे हैं। साहित्यकार। इनको जन कवि की संज्ञा भी दी जाती है, जन कवि।
और 2021 की बात है, 2021 में जब इनको ये सम्मान मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह आयोजित करवाया गया था। तो उसी आयोजन के दौरान इनको ये सम्मान मिला। क्लियर हुआ ना आपको ये पॉइंट? तो इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका नाम भी शायद आपने सुना होगा, असित कुमार हालदार। असित कुमार हालदार की भी आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन 1890 में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 1964 को हुई थी। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारत के कल्पनाशील आधुनिक चित्रकार असित कुमार हालदार का जन्म कहाँ पर हुआ? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? अगर लिखा होगा आपने इसमें, जल्दी जल्दी से बताओ। असित कुमार हलदार के बारे में आपको थोड़ा बताना है। बताया या नहीं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या लद्दाख, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? भारत के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं ये। अगर लिखा होगा आपने पश्चिम बंगाल तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो लखनऊ में हुई थी। पश्चिम बंगाल में जन्मे थे और लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। पश्चिम बंगाल 1964 में, लखनऊ यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के प्रसिद्ध ये चित्रकारों में से एक माने जाते रहे हैं। तो चलो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। इनके बारे में थोड़ा आप जानकारी हासिल कर लीजिएगा। एक अच्छे चिंतक भी थे और एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई। ठीक है, चलो जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? राधिका रमण, राधिका रमण प्रसाद सिंह की भी आज क्या है? जयंती है। हम इन्हें भी नमन करते हैं। अब चलो आप एक क्वेश्चन बताओ। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की पहली कहानी कानों में कंगना थी, जो वर्ष रिक्त स्थान में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें 1913, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। राधिका रमण प्रसाद सिंह के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं पहले। इनका जन्म आज ही के दिन 1890 में हुआ था, शाहाबाद में। शाहाबाद वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पर है ये? हमारे भारतीय राज्य बिहार में है ये एरिया जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 24 मार्च 1971 को हुई थी। राजा राजेश्वरी सिंह प्यारे इनके पिताजी का नाम था। ये खुद एक अच्छे लेखक थे। इनके द्वारा बहुत सी रचनाएं लिखी गई, जैसे राम रहीम नामक एक रचना है इनकी जो बड़ी प्रसिद्ध है। इनकी एक रचना जो है वो है पूर्व और पश्चिम, उपन्यास है इनका पूर्व और पश्चिम। लेकिन सबसे पहली अगर इनकी शुरुआत अगर कहें तो इन्होंने एक कहानी लिखी थी कानों में कंगना, जो कि 1913 में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भारत सरकार ने इनको इनके कार्यों को देखते हुए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 1962 की बात है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में और आप जानकारी हासिल कर लीजिए। आज इनकी क्या है? जयंती है। तो हम इन्हें नमन करते हैं। अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले चलो इनके बारे में जान लेते हैं। नाम है इनका ब्रजबासी लाल। ब्रजबासी लाल की आज जयंती है। थोड़ा सा एक मिनट नाम से ही लिख देते हैं।
ब्रजबासी लाल। इनका जन्म कब हुआ था? 2 मई 1921 को इनका जन्म झांसी में हुआ था। और ये झांसी वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 10 सितंबर 2022 को। ठीक है ना? कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। किस विभाग से संबंधित थे? तो ये हमारे भारतीय इतिहास के पुरातत्व वेदा के नाम से आप इनको जा सकते हैं। ठीक है, पुरातत्व वेदा, पुरातत्वविद कह सकते हैं। भारत सरकार ने इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, जैसे कि पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया था 2021 में। और इससे कई सालों पहले भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था, 2000 की बात है वो। तो पुरातत्वविद की जैसे बात करते हैं तो आप ये बताइएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है। ASI की स्थापना किसने की थी? तो इन्हीं का नाम आता है। लगभग 1860-61 के आसपास की बात है जब ASI की स्थापना हुई। ASI के पहले डायरेक्टर जनरल भी यही बने थे। इस वजह से इनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। जब हम बात कर रहे हों जॉन मार्शल की, जॉन मार्शल उस समय ASI के महानिदेशक थे जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम शुरू हुआ था। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, है ना? तो हड़प्पा की खुदाई का काम किसने शुरू किया था? दयाराम साहनी। 1921 की बात है। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम शुरू हुआ था। तो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये भी क्या थे? एक भारतीय पुरातत्ववेदा थे जिनके निरीक्षण में इन्होंने क्या किया था? जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा है ना, उसकी नींव में मंदिर होने की खोज जो हुई थी वो इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप इनके बारे में। जब आप ब्रजबासी लाल सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इनके बारे में। चलिए जी, अब जैसे बात करें पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के बारे में भी इन्होंने कई जानकारियां दी है। उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ का पता लगाने के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ था 1969 से लेकर 1973 में। तो उस समय पुरातत्वविद ब्रजवासी ही थे जिनके नेतृत्व में ये खुदाई का काम शुरू हुआ था। ठीक है ना? चलो जी, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? सुकुमार राय। सुकुमार राय कह लीजिए या फिर सुकुमार रे कह लीजिए। इनके जो बेटे थे ना, इनके बेटे का क्या नाम था? बेटे का नाम था सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, ये नाम तो आपने बखूबी सुना होगा। सत्यजीत रे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो इनके पिता थे ये सुकुमार रॉय जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो आप ये क्वेश्चन बता दीजिए कि भारतीय रत्न से सम्मानित सत्यजीत रे के पिता सुकुमार रॉय, जो कि एक प्रसिद्ध बंगाली कवि, लेखक और चित्रकार थे, तो आप ये बताइएगा कि ये किन के शिष्य थे? अगर आपने लिखा होगा ना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। तो इनके गुरु का क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य सुकुमार रॉय का आज पुण्यतिथि का दिन है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1887 को हुआ था कोलकाता में, जिसे हम वर्तमान की दृष्टि से कोलकाता कह देते हैं। पहले हम कलकत्ता कहते थे। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 1923 में। ठीक है, कोलकाता में ही। और इनके बेटे जो थे सत्यजीत राय, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में एक नया आयाम बनाया था, इस वजह से इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना? तो आप जान लीजिएगा इनके बारे में भी। चलो जी, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद के नाम से ये जाने जाते रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को हुआ था गाजीपुर में।
तो गाजीपुर कहाँ पर है? गाजीपुर तो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, तो बोलेंगे जी हाँ। और जब बात करें कौन से युद्ध में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, भारत पाक युद्ध जो 1965 का था ना, उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1964 से, सॉरी 1954 से लेकर 1965 तक इन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, और 65 में ये शहीद हो गए थे। भारतीय थल सेना के ये आप कह सकते हैं बेहतरीन सिपाही थे। असाधारण बहादुरी के लिए इनको 1965 में महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया और परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज ही के दिन ये शहादत को प्राप्त हुए थे, 10 सितंबर 1965 को। ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन आप बता दीजिएगा फिर, असाधारण बहादुरी, वीरता या बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे, जल्दी से आप बता दीजिएगा। अगर इसमें आपने लिखा होगा ना परमवीर चक्र, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आपने नाम सुना होगा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स वो होते हैं जो युद्ध भूमि में अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करे तो उसको दिए जाते हैं, उसकी बहादुरी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना। और एक वो होते हैं पुरस्कार जो युद्ध भूमि में नहीं बल्कि युद्ध भूमि से बाहर कहीं अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करे तो फिर उसे दिए जाते हैं। क्लियर है ना। तो इस प्रकार आपको कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। वॉर टाइम यानी कि युद्ध के समय जो बहादुरी का काम करे। एक होता है पीस टाइम यानी कि युद्ध भूमि से बाहर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करे। तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर का सर्वोच्च सम्मान होता है परमवीर चक्र। तो वीर हमीद को कौन सा मिला था? परमवीर चक्र मिला। और दूसरे नंबर का सर्वोच्च जो महावीर चक्र है वो भी मिला। तीसरे नंबर का सर्वोच्च कौन सा होता है? वीर चक्र होता है। तो ये तीन होते हैं, ये सबसे सर्वोच्च दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान होता है युद्ध भूमि में दिया जाने वाला। युद्ध भूमि में कोई बेहतरीन प्रदर्शन करे उसके लिए। युद्ध भूमि में से बाहर अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो उसे दिया जाता है सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र। ठीक है। और दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? कीर्ति चक्र दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का होता है शौर्य चक्र। तो इस प्रकार आपको ये 6 अवार्ड जो है ना वो ध्यान में रखने हैं। ये इस साइड वाले पीस टाइम है और दूसरे जो हैं वो वॉर टाइम में हैं। तो वीर हमीद जो थे इनको कौन कौन से मिले थे? तो पीस टाइम नहीं बल्कि वॉर टाइम में इन्होंने वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स प्राप्त किए थे, 2, परमवीर और महावीर। चलिए अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। नाम आपने शायद इनका सुना भी होगा, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। जतेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 7 दिसंबर 1879 को हुआ था। ठीक है ना। और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 सितंबर 1915 को हुई थी। 27 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि इन्होंने जंगल में एक बाघ को मार दिया था। इसी वजह से इनको एक उपाधि मिली थी, बाघा जतिन। बाघा जतिन कहा जाता था इनको, क्योंकि एक बाघ को मार दिया था हंसिए से। तो इस प्रकार से प्रसिद्ध हुए थे और बंगाल से बिलोंग करते थे। बंगाली क्रांतिकारी व्यक्ति इनको कहा जाता है। जतेंद्र नाथ मुखोपाध्याय भी इनको कहा जाता है, क्योंकि बचपन का नाम इनका मुखोपाध्याय था, बाद में मुखर्जी, मुखर्जी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। युगांतर पार्टी के प्रसिद्ध नेताओं में से इनकी गिनती होती है। ठीक है ना। चलो जी, हावड़ा षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिए गए थे ये, और कहा जाता है कि इनको 1 साल जेल में भी रहना पड़ा। जेल से जब ये मुक्त हुए तो अनुशीलन समिति के ये सक्रिय सदस्य बन गए थे और युगांतर दल का भी कार्यभार संभालने लगे। तो इस प्रकार के थे ये। तो इन्होंने एक नारा दिया था, अमरा मोरबो जगत जाबे।
तो ये नारा किसने दिया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने दिया था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 1 सितंबर 1915 की बात है, जब इनका गुप्त ठिकाना तो था ना, वो पुलिस वालों ने ढूंढ लिया। और ढूंढने के बाद फिर आपको पता है कि इनके जो साथी थे वो भी वहां पर थे, और गोलियां चली आपस में। वहीं पर कुछ शहीद भी हुए थे। ये भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, क्योंकि गोलियां इनके शरीर को भी छलनी कर गई थी। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे बहुत से महान क्रांतिकारी हुए हैं हमारे भारतवर्ष में, जिनकी बदौलत आज हम सुकून की सांस ले पा रहे हैं। तो हम सभी शहीदों, क्रांतिकारियों को नमन करते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगर कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी जयंती है या फिर पुण्यतिथि है, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक। आप सर्च कर लीजिए एड्यूरोही24 किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अपने इस चैनल की प्रोफाइल दिख जाएगी। अगर सर्च ना भी करें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे, डायरेक्ट फॉलो कर लीजिए। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।